नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दहेज न दे पाने के कारण गरीब बाप की बेटी की बारात घर से लौटी तो बेटी ने किया कुछ ऐसा कि सब देखते रह गए। राजीव, क्या तू सच में अपने पिता की बात नहीं मानेगा? आज मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ बेटा, तू दूसरी शादी करेगा या नहीं? बता, वरना मैं तुझे और तेरी पत्नी सीमा को आज की आज अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर मैं भी देखता हूँ इतने बड़ी अमीरजादे सारी सुख सुविधाओं में पला बड़ा राजकुमारों की तरह शान से रहने वाला लड़का अपनी पत्नी के साथ चार चार बेटे को कहाँ रखेगा और क्या खिलाएगा? तब आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। कहते हुए राजीव के पापा महेश जी राजीव पर गुस्सा होते हुए उसे डांट रहे थे, क्योंकि उसके 4 बेटियां ही थी और बेटा एक भी नहीं था। इसलिए महेश जी को उसके बेटे के लिए चिंता सता रही थी कि उनके बेटे का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वैसे महेश जी के खुद 4 बेटे थे और 3 बेटों के 2 बेटे थे। केवल राजीव के ही 4 बेटियां थी। इसलिए महेश जी चाहते थे कि उनका बेटा राजीव दूसरी शादी कर ले ताकि उसे भी बेटे का मुंह देखने को मिल जाए। लेकिन राजीव बहुत ही समझदार लड़का था। वह अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता था और वह बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं समझता था। इसलिए वह अपनी पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। अब रोज रोज अपने पिता की किचकिच से तंग आकर राजीव और सीमा परेशान रहने लगे। उन्हीं के कारण उसका परिवार भी बढ़ चुका था और उधर महेश जी भी गुस्से में थे कि उनका बेटा उनकी बात नहीं मान रहा है। और उन्होंने एक दिन गुस्से में आकर अपने बेटे बहू से कह दिया कि वह उनकी बात नहीं मानती तो अपना परिवार लेकर घर से बिना कुछ लिए खाली हाथ निकल जाओ। शुरू में तो राजीव को लगा पापा यूं ही कह रहे होंगे, लेकिन जब वे दोनों नहीं गए तो महेश जी ने वास्तव में घर में हंगामा मचा दिया। सीमा को भी बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा कि इस लड़की के कारण ही मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। वह बात सीमा और राजीव दोनों को ही चुभ गई और वे दोनों अपना परिवार लेकर गुस्से में घर से निकल गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाएं और क्या करें। तभी उन्हें राजीव का एक दोस्त जो एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाई किए थे, सुमित मिला। सुमित ने उसे बताया कि वह भी फिलहाल उसे कोई काम न मिलने की वजह से रिक्शा चला रहा है, जिससे इतनी आमदनी तो हो ही जाती है कि अपने माँ बाप और अपना पेट भर ही लेता है। राजीव ने पूछा कि तुमने शादी नहीं की? तो उसने कहा, यार शादी तो की थी, लेकिन पत्नी बड़ी बेवफा निकली। वह किसी और से प्यार करती थी और हमारी शादी के दूसरे दिन ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तब से मैं अकेला ही अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। अगर तू चाहे तो तेरे लिए भी किराए का रिक्शा का जुगाड़ कर सकता हूँ। राजीव ने ज़्यादा मेहनत तो की नहीं थी, फिर भी परिवार के भरण पोषण का सवाल था। ये पेट अच्छे अच्छों से क्या नहीं करवा देता? बस यही सोचकर उसने हामी भर दी और दूसरे ही दिन से राजीव ने सुमित के मालिक के पास जाकर रिक्शा किराए पर लेकर चलाना शुरू कर दिया। शुरू के दिन तो राजीव की इतनी कमाई हुई कि रिक्शा का किराया देकर उसके पास मात्र 10 रुपये बचे थे। जब वह 10 रुपये लेकर घर पहुंचा तो सीमा उसकी हालत को देखकर दंग रह गई थी। उसकी आंखों में आंसू टपक गए, लेकिन वह रोकर उसे कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसे दिलासा देते हुए बोली, कोई बात नहीं जी, आज इसी से काम चला लेंगे। और उसने 5 रुपये के 2 बिस्किट के पैकेट मंगवाए, अपने बच्चों को खिला दिए और एक एक बिस्किट खुद ने भी खाए और पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन राजीव फिर से रिक्शा लेकर गया। उस दिन भी उसकी कमाई ना के बराबर हुई। अब सीमा
और उसके बच्चों का भी भूख से हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हारकर सीमा ने राजीव से कहा, अब आप अपने पापा की बात मान लीजिए। बच्चों और आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। सीमा की बात राजीव के दिल पर कांटों की तरह चुभ गई। वह उस दिन अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करने लगा। उसने भी मन में ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वह हार नहीं मानेगा और वह दूसरी शादी तो कतई नहीं करेगा। उसने उस समय तो सीमा से कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन वह तब घर तक नहीं गया जब तक उसके पास रिक्शे के भाड़े के अलावा उसके परिवार के पेट भरने लायक कमाई ना हो गई हो। उस दिन भगवान ने उसकी सुन ली और उसके पास 400 रुपये भेजे। राजीव ने अपने परिवार के लिए कुछ राशन खरीदा। उस दिन उसके हाथ में उतना राशन देखकर उसके परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन सब ने भरपेट भोजन किया। अब राजीव को धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि वह कैसे और कितनी देर तक रिक्शा चलाएगा कि उसे अच्छी आमदनी हो सकती है। अब वह अपने परिवार का भरण पोषण रिक्शा चलाकर ही करने लगा। और रामजीव की बड़ी बेटी नीतू स्कूल जाने लगी थी। उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसके खर्चे भी बढ़ने लगे। बाद में धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल जाने लगे, जिससे राजीव की आमदनी पहले से तो ठीक हो रही थी, लेकिन खर्चे अधिक होने की वजह से बचत नहीं कर पा रही थी। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। नीतू की भी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वह डॉक्टर इंजीनियर वाला कोर्स ना लेकर वकील की पढ़ाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसकी पढ़ाई के लिए अधिक रुपयों या महंगे कोचिंग की आवश्यकता नहीं थी। और नीतू अपनी पढ़ाई के लिए अब कुछ पैसे स्वयं भी कमा लेती थी। वह एक बुटीक में जाकर सिलाई का काम करती, वहाँ से उसे कुछ पैसे मिल जाते और एक कोचिंग सेंटर में जाकर पार्ट टाइम कोचिंग पढ़ाती, वहाँ से भी उसे कुछ रुपए मिल जाते। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के खर्चे के साथ साथ अपनी बहनों की पढ़ाई के लिए भी पैसे देने लगी थी। जब नीतू ने LLB फाइनल ईयर में थी, तब उसकी शादी के लिए एक रिश्ता आया था। लड़का सरकारी स्कूल में टीचर था। उसका वह रिश्ता राजीव के मामा के बेटे ने बताया था, क्योंकि राजीव का मामा का बेटा और वह लड़का जिसका नाम दीपक था, वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। बातों ही बातों में राजीव के मामा का बेटा रोहन को पता चला कि दीपक शादी करने वाला है, तो उसने नीतू के बारे में उसे बताया और राजीव के बारे में सारी बातें बताई कि वह अपनी जिंदगी कितने कष्ट सहकर जी रहा है, और नीतू के संघर्ष के बारे में भी बताया कि वह कितनी मेहनत और सभी मानी है। जैसे जैसे रोहन दीपक को नीतू और उसके परिवार वालों के बारे में बताता जाता, दीपक की जिज्ञासा और उसके परिवार वालों से मिलने के लिए बढ़ती जाती। उसने नीतू के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया, तो उन्होंने तो नीतू के साथ अपने बेटे के रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि वह जान रहे थे जब वह लड़की खुद अपनी पढ़ाई के लिए पैसे कमाने के लिए खुद मजबूर है, तो उसके पिता की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। लेकिन दीपक के बार बार जिद करने के कारण वह सिर्फ एक बार उसे देखने जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन ये क्या, जैसे ही वह लोग नीतू के घर गए, घर तो छोटा सा था, लेकिन इतना साफ सुथरा था, और ऊपर से हर दीवार में ऐसी ऐसी पेंटिंग, सीनरी और हाथों से बने गुलदस्ते और मन मोह लेने वाले आकर्षक फ्रेम की हुई कलाकृतियां लगी हुई थी, किसी का भी मन मोह ले। जब उन सारी चीज़ों के बारे में दीपक की माँ विमला जी ने पूछा, तो सीमा ने बताया कि सारी कलाकृति हमारी बेटियों ने अपने हाथों से ही बनाई है। विमला जी उन कलाकृतियों को देखकर तो मंत्रमुग्ध हो गई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन पेंटिंग्स को उन्होंने महंगे दाम में खरीदा था, उसके मुकाबले भी कहीं ज़्यादा सुंदर उनके घर की पेंटिंग लग रही थी।
और जब उन्होंने नीतू को देखा तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वह लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक गरीब रिक्शा वाली की बेटी इतनी सुंदर भी हो सकती है। जबकि नीतू ने उस दिन साधारण सी गुलाबी रंग की साड़ी जिसमें पतला सा बॉर्डर लगा हुआ था वही पहने हुए थी। मेकअप के नाम पर केवल पाउडर और माथे में एक छोटी सी लाल बिंदी लगाई हुई थी। दीपक ने तो उसे जैसे ही देखा वह अपना खुशी खो बैठा था। वह एक टक सिर्फ नीतू को ही निहारे जा रहा था। जब उसकी मां विमला जी ने उसे अपनी कूहनी से मारा तब उसने अपनी नजरें वहां से हटाई। सभी का चाय नाश्ता हुआ। तभी रोहन बोला, यार दीपक, तुझे नीतू से कुछ बात करनी है तो तू कर सकता है। मैं तुरंत ही तैयार हो गया। सीमा जी ने नीतू से कहा, दीपक को अंदर लेकर जाओ नीतू। दीपक ने जैसे ही नीतू के कमरे में कदम रखा उसकी तीनों बहनें वहीं बैठी थी। नीतू ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो वह छत पर चली गई। दीपक ने नीतू को अकेला पाकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा कि नीतू, मेरे जीवन संगी तो तुम ही बनोगी। मुझे तुम बहुत पसंद हो। नीतू बोली, दीपक जी, जोश में होश मत खोइए। पहले हमारे बारे में पूरी जानकारी तो ले लीजिए, फिर तय करना कि मुझसे शादी करेंगे या नहीं। दीपक बोला, नीतू, रोहन ने मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता दिया है और मैं सब जानबूझकर ही यहाँ आया हूँ। नीतू भी दीपक की बातें सुनकर खुश हो गई। उसे लगा कि उसने अपने मम्मी पापा को भी सारी बातें बताई होगी, तभी तो सभी लोग राजी खुशी यहाँ आए हैं। अब नीतू की नज़रों में भी दीपक की इज्जत बढ़ गई। लेकिन उसे क्या मालूम था कि दीपक के माता पिता नीतू के माता पिता से दहेज की डिमांड कर रहे हैं। जब दीपक और नीतू की बातें पूरी हो गई तो वह दोनों अपने सुख भविष्य के सपने संजोए बाहर आए। तब दीपक बोला, चलिए पापा। सभी लोग हाँ कहकर उठ गए। जहाँ दीपक के मम्मी पापा के चेहरे में विजय मुस्कान थी, वह नीतू के मम्मी पापा के चेहरे मुरझाए हुए दुखी सी लग रहे थे। सभी के चले जाने के बाद नीतू ने जब अपने मम्मी पापा से उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने कह दिया, बेटिया अब विदा होकर ससुराल चली जाएगी, इसलिए मन उदास हो गया। हमारी छोटी सी गुड़िया कब बड़ी हो गई हमें पता ही न चला। ऐसा कहते हुए उसके मम्मी पापा की आंखों में आंसू छलक आए। वहीं नीतू भी अपने मम्मी पापा को रोता देख भावुक हो उठी और वह भी अपने मम्मी पापा के गले लगकर फोट फोट कर रोने लगी। अब दिन यूं ही बीतने लगे। नीतू तन मन से अपनी पढ़ाई में जुट गई ताकि उसका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। वहीं राजीव और सीमा को यह चिंता खाए जा रही थी कि वह लोग इतने कम समय में इतना धन कहाँ से जुटा पाएंगे, क्योंकि दीपक के मम्मी पापा ने दहेज में एक कार, 20 तोला सोना, 5 लाख नगद और उनके जितने भी मेहमान आए उनके लिए चांदी के सिक्के के साथ अच्छा कीमती उपहार और सभी के लिए कपड़े साथ में उनकी बेटी गहनों से लदी होनी चाहिए, वरना वह लोग उनके घर से शादी नहीं करेंगे। राजीव ने उनके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े थे कि वह लोग उतना दहेज नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन दीपक के मम्मी पापा की एक ही शर्त थी कि उनका बेटा सरकारी नौकरी करता है और इतने बड़े खानदान में तुम्हारी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है, तो ये तो तुम्हारा अधिकार बनता है कि हम मुंह मांगे दहेज ले सके। अब राजीव और सीमा इस सोच में बढ़ गई कि नीतू की शादी के लिए पैसों की व्यवस्था कहाँ से की जाए। इस बारे में उन्होंने नीतू को कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके मम्मी पापा परेशान हो। इसलिए हर माँ बाप की तरह राजीव और सीमा भी चाहते थे कि उनकी बेटी खुश रहे, सुख समय जीवन व्यतीत करे, क्योंकि उन्होंने देखा था जब से नीतू दीपक से मिली है कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगी है। इसलिए अपनी बेटी की खुशी की खातिर वह सब करना चाहते थे। उधर नीतू ये सोचकर खुश थी कि उसकी शादी
बिना किसी डिमांड के हो रही है। सब अपनी गति से चलता रहा और 2 महीने कब बीत गए नीतू और दीपक को पता ही न चला। लेकिन उधर राजीव और सीमा की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि लड़के वालों ने दहेज के लिए जितना डिमांड की थी उसका आधा भी उनके पास इकट्ठा नहीं हुआ था। और वह समय भी आ गया जिस दिन नीतू का और दीपक को बेसब्री से इंतजार था। शादी के दिन बारात बाजे गाजे के साथ धूमधाम से नीतू के घर के दरवाजे में आ खड़ी हो गई। नीतू भी अपने भविष्य के सुनहरे सपने सजोए मन ही मन खुश हो रही थी। बारात आने पर सभी ने खुशी खुशी दूल्हे का स्वागत किया। द्वार पूजन का कार्यक्रम हुआ, मंडप पूजन किया गया और दूल्हे को स्टेज पर लाया गया। जैसे ही जयमाला की तैयारी होने लगी, दीपक के पापा बोले, अरे समधी जी, जयमाला और फेरे होने से पहले आप हमारे मेहमानों को दहेज तो दिखाइए, तभी आगे की रस्में पूरी होंगी। राजीव अपने समधी की बातें सुनकर हड़बड़ाते हुए बोला, देखिए समधी जी, बात ऐसी है कि दहेज तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आप चिंता ना करें, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपकी सारी शर्तें पूरी कर दूंगा। दीपक के पापा प्रताप जी ने राजीव की बातें सुनी तो वह आग बबूला हो गया। राजीव उसके साथ धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन वह जोर जोर से बोलने लगा। बात बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि तू मैं से हाथापाई में आ गई। और प्रताप जी ने राजीव को वहीं उसके गाल में थप्पड़ जड़ दिया। शादी के हंसी खुशी वाले माहौल की जगह लड़ाई झगड़े और मारपीट तक बात पहुंच गई। तभी नीतू की एक सहेली, जिसने वहां का सारा वाकया अपनी आंखों से देखा था, वह दौड़ी भागी नीतू के पास गई और बताया कि उसके पापा को दीपक के पापा ने थप्पड़ मारा है। उसकी बातें सुनकर शुरू में तो नीतू को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब वह सच्चाई पता करने बाहर निकली तो वहां का शोरगुल सुनकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके घर में ये सब क्या हो रहा है। वह बदहवासी दौड़ी भागी अपने पापा के पास गई। वह प्रताप जी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए निवेदन कर रही थी, उनकी बेटी की शादी हंसी खुशी से हो जाने दी, वरना समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन प्रताप जी उससे अपने पैर जबरदस्ती छुड़वाते हुए लात घूंसों से मार रही थी कि उसने उनकी शर्त पूरी नहीं की तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। नीतू ने जब वह सब देखा तो आग बबूला हो गई और उसने अपने पापा को उठाया और बोली, पापा क्या बात है, आपने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो हमारे ही घर में आकर ये महाशय आपको लात घूंसों से मार रहे हैं। और प्रताप जी का कॉलर पकड़ते हुए बोली, ओ मिस्टर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मेरे पापा को ऐसे बेरहमी से मारने की? ये अधिकार आपको किसने दिया? और वैसे आप मेरे पापा को मार क्यों रहे हैं, बताइए तो जरा, मैं भी तो सुनूं। अरे लड़की, तेरे पापा ने तुझे बताया नहीं क्या कि जिसने इतना दहेज देने का वादा किया था वह पूरा क्यों नहीं किया? इसके कारण तो हमारी नाक कट गई। हम इज्जतदार लोग हैं, लेकिन तुमको उससे क्या? तुम्हें तो अपनी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है, लेकिन हमको तो है। अच्छा, कौन सी इज्जत, कैसी इज्जत, मैं भी तो सुनूं। आपने अपने बेटे की बोली कितने में लगाई है? क्यों, तेरे बाप ने तुझे बताया नहीं क्या? प्रताप जी ने गरजते हुए कहा तो राजीव बोला, समधी साहब, हमने अपनी बेटी को दहेज देने के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, वरना ये तो इस शादी के लिए कभी तैयार ही ना होती। तो बताया क्यों नहीं अपनी बेटी को? हमें भी कोई शौक नहीं था ऐसे फकीरों के घर में इतनी शानदार बारात लाने की। कहते प्रताप जी स्टेज पर गए और अपने बेटे दीपक की भाव पकड़कर घसीटते हुए पीछे उतार लाए और बोले, चलो बेटा, जब हमारी मांग पूरी नहीं की जाती हमारी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में एक मिनट भी नहीं रहना है। कहते हुए प्रताप जी अपने बेटे के साथ साथ बाराती वापस ले गए। ये तो गुस्से से अपने मम्मी पापा से बोली, मम्मी पापा, आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और आप लोग दोनों परेशान होते रहे
और मुझे भनक भी ना लगती थी। ऐसा क्या था उस दीपक में जो आप लोग इतनी भारी भरकम दहेज देने के लिए तैयार हो गए? और मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने इतना सारा पैसा कहाँ से लिया? तब राजीव ने बताया कि उसने बहुत पहले एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था जो आनंद फानन में बेचने के कारण उसके भी कम ही दाम मिले, जबकि उस जमीन की बहुत ज्यादा कीमत है। लेकिन खरीदने वाले ने हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर कम से दाम उस प्लॉट को खरीदा है और हमने अपने घर को भी गिरवी रख दिया है। और तुम्हारी माँ के पास कुछ रुपए थे, सारे रुपए मिलाकर भी हम लोग उनकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाए। अपने पिता की मजबूरी सुनकर नीतू वही बैठकर दहाड़े मार मार कर रो पड़ी और पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी हुई और बोली, पापा, आपने आज जो कष्ट सहा है, अब मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। अपने कमरे में गई और दुल्हन के जो कपड़े पहने थे उन्हें उतार कर अपने साधारण से कपड़े पहनकर बाहर आ गई। अपनी बेटी को उस रूप में देखकर उसकी मम्मी पापा फिर से रोने लगे। तब नीतू ने उन्हें समझाया, हर दुख के बाद सुख आता है, हर रात के बाद दिन आता है, वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला आता है। इसलिए आप चिंता ना कीजिए, अब मैं आप लोगों की आंखों में और आंसू नहीं देख सकती। कहकर सबको अपने घर के अंदर लाई और दूसरे ही दिन से उसने पढ़ाई को ही अपना कर्म क्षेत्र बना लिया और इतनी मेहनत की कुछ ही दिनों में वह एक जानी मानी वकील बन गई। 2 साल के अंदर उसने बड़े बड़े 4 केस जीते और छोटे केस तो उसके बाएं हाथ का खेल हुआ करते थे। तभी तीसरे साल होते होते उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि उससे अच्छा और सच्चा वकील उन दिनों कोई नहीं था। तब नीतू के पास एक केस आया। नीतू को गरीबों को मसीहा कहा जाता था, इसलिए ज्यादातर केस नीतू के पास या तो गरीबों के होते या विधवा और तलाक लेने वाली जो समाज से सताई गई औरतें होती उनके होते। आज नीतू के पास एक विधवा औरत का केस आया। उसकी ये शिकायत थी कि किसी अमीर जादे ने उसका केस जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। नीतू ने जब उस केस को पूरी गहराई के साथ अध्ययन किया तो पाया कि प्रताप जी ने उस विधवा औरत का खेत अपने बेटे दीपक के नाम पर कर रखा है। जैसे उसने उनका नाम पढ़ा उसे पक्का यकीन हो गया कि प्रताप जी जैसा लालची इंसान ऐसा दुष्ट काम जरूर कर सकता है। उसने सारे सबूत इकट्ठा किए और अंत में पता चला कि प्रताप जी ने वास्तव में जबरदस्ती उस विधवा औरत की जमीन को हड़प लिया है। जिस सांप के सामने उसने प्रताप के खिलाफ सारे सबूत पेश किए और उसे न्याय दिलाया। उस बीच दीपक और प्रताप जी ने नीतू से कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं मिली। तो रोहन के जरिए वे दोनों राजीव से मिले और उसे बात की कि वह अपनी बेटी को समझाए कि वह उसे जितना पैसा चाहेंगे ले ले, लेकिन वह केस उस विधवा औरत के हक में नहीं जाना चाहिए। राजीव ने जिन पैसों के लिए तुमने मुझे और मेरे परिवार वालों को जलील किया, भरे सारे समाज में बेइज्जत करके बारात वापस लेके आज वही इंसान वही पैसे मेरे घर में देने आ रहा है। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे पास इज्जत मान मर्यादा नाम की कोई चीज़ है? ऐसे भी बेच खाए हो। और रही बात मेरी बेटी से बात करने की, उसे समझाने की, तो वह कौन सी गलती कर रही है जो वैसे समझाओ? मेरी बेटी जो भी कर रही है वह बिल्कुल ठीक कर रही है। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर जो तुम जैसे लालची लोगों को कानून सबक सिखा रही है। दोनों बाप बेटों को लग रहा था कि राजीव रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी है, उसे थोड़े से पैसों का लालच देने से तो तुरंत ही मान जाएगा, लेकिन उनका पैसा तो उन्हीं पर भारी पड़ गया। दोनों को बेइज्जत होकर उनके घर से वापस जाना पड़ा। दोनों बाप बेटे मन ही मन सोचने लगे, काश उस समय नीतू के साथ दीपक की शादी हो जाती तो उन्हें आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, बल्कि नीतू को अधिकार के साथ आदेश देते कि वह हमारा केस को जिताए। दोनों ही बहुत पश्चाताप करते हुए अपने घर पहुंचे। विमला जी ने जब पूछा तो वह सारी बात बताई। जब विमला को भी पश्चाताप हुआ कि नीतू को बहू ना बनाकर
उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब समय बीता, दीपक की शादी उन्होंने एक बहुत ही अमीर घराने से तय कर दी। दान दहेज भी उन्हें खूब मिला। बहू रीना देखने में भी बहुत सुंदर थी, लेकिन जैसे ही उसे ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, खुद को माना नहीं और सास को नौकरानी समझने लगी। शादी की रस्मों में भी वह ना नुकुर करती जाती, अपने व्यवहार से ऐसे चितराती कि ये सब इन गंवारों के काम है, हम जैसे दहेजों के नहीं। फिर भी जैसे तैसे शादी हुई। नई नवेली बहू ने जैसे ही ससुराल में कदम रखा, अपनी सास को ऑर्डर फरमाना शुरू कर दिया। कहती, मम्मी जी मेरे लिए चाय नहीं कॉफ़ी, वो भी कोल्ड कॉफ़ी लाइए। मेरे मम्मी पापा के घर में ऐसे खाते हैं, वैसे खाते हैं, ऐसे पहनते हैं, ऐसे रहते हैं। हर एक बात में अपनी सास को नीचा दिखाती। और अगर उसकी सास कहती, बहू तुम्हारे मायके में जो रीति रिवाज चलता है ज़रूरी नहीं कि हमारे घर में भी चले, तो वह कहती, हाँ तो मेरे मायका का दहेज तो आपके घर में बराबर चल रहा है। जब देखो उनकी बहू रीना अपने दहेज की धौंस दिखाती। अगर विमला जी कभी कुछ काम करने के लिए कहती तो वह कह देती, हाँ तो मैं दहेज भी तो लाई हूँ, वो भी भारी भरकम भी, तो काम क्यों करूँ, और चाहिए तो मेरे पापा से फ़ोन करके ले लीजिए। घर के सभी लोगों के मुंह पर ताला लग जाता। उन्हें अब हर क्षण नीतू की याद आती कि उन्होंने नीतू से शादी ना करके कितनी बड़ी गलती की है। अब आए दिन विमला जी और रीना के बीच में कहासुनी होती ही रहती, जिसका असर दीपक और प्रताप पर भी पड़ा। बात बात से बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बात तलाक तक पहुंच गई। रीना ने दीपक से तलाक लेने की अर्जी कोर्ट में डाल दी और आरोप लगाए दहेज के लिए तंग करना, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और लड़ाई झगड़े करना। केस की सुनवाई हुई। रीना ने अपना केस सबसे जानी मानी वकील नीतू के हाथ में दिया और दीपक ने अपना केस सोहन वकील को दिया। दीपक का केस कोई भी वकील लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर विरोधी पार्टी का केस नीतू के हाथ में है तो कोई भी वकील उसका केस लेने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन सोहन एक ऐसा वकील था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए थोड़ा ना नुकुर के बाद उनका केस ले लिया। जब केस की सुनवाई की गई तो देखा रीना का केस नीतू ही लड़ रही है। दीपक के माथे से तो पसीना टपकने लगा और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। तभी नीतू ने ही उसके पास जाकर कहा, हाँ तो सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक महोदय, ऐसा क्या हो गया कि आपकी शादी को साल भर में पूरे नहीं हुए और बात तलाक तक आ गई। जहाँ तक मुझे मालूम है रीना के पिता इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं, तो क्या उनके द्वारा दिया गया दहेज, जिसमें आपको लग्जरी कार, 40 तोला सोना, 20 लाख रुपए और आपने जितना सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा आपके मेहमानों को गिफ्ट के साथ साथ चांदी की जगह सोने के सिक्के दिए गए हैं, और आपकी पत्नी ने खुद भी सोने चांदी हीरे मोती के गहनों से लदे हुए आपकी दहलीज पर कदम रखा था। फिर भी आपको मन खुश नहीं हुआ, आपकी लालच की प्यासी नहीं बुझी। मैं मानती हूँ कि गरीब पिता जो रिक्शा चलाता हो वह कहाँ से इतना सब दे पाता, इसलिए आप उसके घर से बारात वापस ले गई। कोई बात नहीं, वह आपकी नहीं बल्कि उस रिक्शा चलाने वाले बाप की गलती थी, जिसने अपनी लाडली बिटिया के सुख भविष्य का सपना देख लिया था। ये उसका गुनाह था, लेकिन धन्य है आप जैसी सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षक, जो अपने स्कूल में सभी बच्चों को यही शिक्षा देते होंगे ना कि दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, इस जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं? दहेज ना मिलने के कारण आपने एक गरीब की बेटी को भरी समाज में बेइज्जत करके बारात वापस ले गए, और जब एक अमीर बाप की लड़की से शादी की तो इतना ज़्यादा दहेज देने के बाद भी आपको लालच है कि कम होने की बजाय लालची की तरह मुंह खोलते ही जा रहे हैं।
और कितना गिरेंगे मिस्टर दीपक आप? अब तो सुधर जाइए। नीतू दीपक से आंखें मिला मिलाकर बातें करती, वह उतनी ही अपनी आंखें नीचे करता जाता। फिर अंत में नीतू ने बाहर रिकॉर्डिंग जज साहब के सामने सुनाई, जिसमें दीपक की माँ ने कबूल किया था कि हाँ, उन्हें नीतू जैसी होनहार लड़की को केवल दहेज के कारण छोड़ दिया था। आज अगर वह उनके घर की बहू होती तो कितना अच्छा होता। और तुम दहेजदाई हो जरूर, क्योंकि मांग से कई गुना है, लेकिन तुमने हमें अपना गुलाम बनाकर ही रखा है। काश काश हमने दहेज का लालच ना किया होता तो आज कितने सुखी रहते, और नीतू जैसी गरीब की बेटी हमारे घर बहू बनकर आती तो उसे नौकरानी बनाकर रखती, तो वह अपने मुंह से एक शब्द भी हमारे खिलाफ नहीं निकालती। और एक इस महारानी के नखरे देखो, शादी हुए 4 दिन नहीं हुए हैं और लगता है हमें खरीद लिया है इसने। तब नीतू बोली, हाँ तो जज साहब, विमला जी ने सच ही तो कहा है। दहेज देकर हीरा के पापा ने दीपक और उसके घर वालों को खरीद तो लिया है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अतः महोदया जी से निवेदन है कि तमाम गवाहों और दलीलों के मद्देनजर मिस्टर दीपक और उसके माँ बाप को आजीवन सश्रम कारावास और मेरे मुवक्किल दीना को उसका सहारा दहेज और उसका दीपक की संपत्ति का आधा हिस्सा दिया जाए। दीपक के वकील को कुछ बोलने के लिए कहा गया तो उसने कहा, जब वकील साहिबा ही स्वयं सबूत है, जज साहब, तो फिर बहस करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। मान्यवर जज साहब का फैसला ही सर्वमान्य है। जज साहब ने दीपक से कहा, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? दीपक बोला, जज साहब, मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। जज साहब ने उसे 1 सप्ताह का समय दे दिया। जब कोर्ट की कार्रवाई समाप्त हो गई और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे, तब नीतू ने भी अपना सारा सामान समेटा और जाने लगी। तभी पीछे से दीपक ने आवाज़ लगाई और कहा, नीतू मैडम, क्या आप मुझे अपनी कीमती समय में से सिर्फ 5 मिनट दे सकती हैं? नीतू बोली, मेरे पास 5 मिनट क्या, 1 मिनट भी समय नहीं है आप ऐसी लालची और धोखेबाजी लोगों के लिए। आप लोग तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठी और अपने घर आ गई। दूसरे दिन दीपक फिर वही बैठा मिला जहाँ पर नीतू रोज बैठती थी। नीतू जैसे ही अपने चैम्बर में आई, वहाँ खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। नीतू ने भी उसी नमस्कार का जवाब नमस्कार से दी। नीतू बोली, मिस्टर दीपक जी, क्या कहना चाहती हैं आप? दीपक अपनी आंखों में आंसू लिए बोला कि सच में हमें तुम्हारी आह लग गई है जब से हमारी बारात तुम्हारे दरवाजे से लौटी है। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब हम दुखी या परेशान नहीं हुए होंगे। प्लीज़ तुम हमें माफ़ कर दो और एक बार फिर से उस दिन को याद करो जिस दिन हम दोनों एक दूसरे के बाहों में समा गए थे। वह मेरा आखिरी सुकून का पल था। उसके बाद आज तक मैंने सुकून की सांस नहीं ली है। क्या हम अपने रिश्ते को एक मौका और नहीं दे सकते? दीपक का इतना कहना था कि वो अपनी कुर्सी से उठी और दीपक के गाल पर एक झन्नाटेदार ऐसा थप्पड़ लगाया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह अपनी बेइज्जती होता देख वहां से अपने गाल पर हाथ रखकर सहलाते हुए चुपचाप नीचे सिर किए निकलकर अपने घर चला गया। घर में जैसे ही गया, विमला जी बोली, क्या हो बेटा, अपने गाल पर हाथ क्यों रखा है? तब दीपक ने अपना हाथ हटाकर दिखाया और बोला, माँ, यही है लालच का फल। विमला अपने बेटे की व्यथा पर रो पड़ी, लेकिन अब उसके पास भी सांत्वना देने के लिए शब्द नहीं थे। 1 सप्ताह बाद कोर्ट की सुनवाई हुई। दीपक के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था कि वरीना के केस को कमज़ोर कर सकता था, इसलिए उसे उसकी सारी शर्तें माननी पड़ी और दीपक को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। साथ साथ उसके माता पिता तथा उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इधर नीतू की बहादुरी को देखते हुए जज साहब ने उसके साथ शादी कर ली और नीतू ने
अपनी तीनों बहनों को खूब पढ़ाया। तीनों बहनें पढ़ लिख कर, एक बहन डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हो गई। राजीव और सीमा ने चारों बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से बिना दहेज के कर दी। अब सभी बेटियां अपने मम्मी पापा की खूब सेवा करती हैं। राजीव और सीमा को सही मायने में स्वर्ग मिल गया था। दोस्तों, लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन जिसके घर में नीतू जैसी आज्ञाकारी, सुशील और संस्कारी बेटी हो, वह बोझ कैसे हो सकती हैं? और बेटियों को संस्कारी बनाने में पूरा श्रेय उनके माता पिता को ही जाता है। कहते हैं माँ ही बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है, इसलिए माँ बचपन से अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देगी वैसा ही तो बच्चे सीखेंगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।